हेलो एंड वेलकम गाइड्स, मैं हूं चेतन पाटिल। हर संडे मैं लेकर आता हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स और आज भी मैं देने वाला हूं आपके सवालों के जवाब जो कि हफ्ते भर में आप पूछते हो। कुछ जो सवाल होते हैं उनका जो जवाब होता है वो देने लायक होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ का जवाब मैं वहीं पर दे देता हूँ तो कुछ यहाँ पर बता कर देता हूँ। खैर, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। अब और जो पहला सवाल है वो लिखा है प्रकाश सागर ने और ये लिखते हैं, बजाज कंपनी कहती है कि बजाज की ही इंजन ऑयल डालने के बाद 5000 किलोमीटर में चेंज करना चाहिए। क्या ये सही रहेगा? क्या कंपनी की इंजन ऑयल 5000 किलोमीटर चल सकता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, नॉर्मल कंडीशंस में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाइक के ऊपर डिपेंड करता है कितने सीसी का बाइक है। 150 सीसी है या फिर उसके ऊपर है तो आपको लगभग 2500 से 3000 के आसपास चेंज कर देना चाहिए। 110 से लेके 125 100 सीसी 110 सीसी या फिर 125 सीसी की बाइक है तो लगभग 3500 4000 के आसपास जो है किलोमीटर के बाद आपको चेंज कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? कंपनी बोलती है 5000 लेकिन आप बोल रहे हो 3500 4000 या फिर 2500 3000, ऐसा क्यों? तो देखो, इसका अगर रीज़न मैं बताऊँ तो ये राइडिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अपन इंडिया में रहते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में समर भी होता है, यहाँ पे विंटर भी होता है, यहाँ पे रेनी सीजन भी होता है। कभी कभार हमारी राइडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार बिल्कुल महीना महीना गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। तो मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ डेली का 40-50 किलोमीटर यूज़ कर रहा है या फिर 70-80 किलोमीटर यूज़ कर रहा है, जो गाड़ी को चला रहा है, उतनी ही उसकी राइड है और वो हर रोज करता है। ऐसा अनसर्टन नहीं है कि एक दिन कर लिया फिर 4 दिन रखी है, फिर 8 दिन कर लिया और 2 दिन रखी है, तो वो वाला अगर ऐसा सीन नहीं है। ये डिफरेंट कंडीशंस है, रेगुलर यूज करना और फिर अनसर्टन यूज करना, बीच बीच में यूज करना। तो ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती है। उस लिहाज से, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको 3500 4000 के आसपास का जो किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके बीच में ही ऑयल चेंज कर देना चाहिए। तो उस हिसाब से आप इन इंजन ऑयल्स को चेंज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और जो अगला सवाल है वो लिखा है सुनील मुर्मू और ये लिखते हैं, सर गाड़ी को ढलान में उतारते समय गियर न्यूट्रल किए बिना क्लच दबा के रखने से क्या नुकसान हो सकता है, प्लीज़ बताएं। देखो, नुकसान तो है लेकिन ढलान कितनी लंबी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक की भी अगर ढलान है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अक्सर मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है। थोड़ी ना कोई भी गियर उतारते बैठेगा कि ढलान है और ऐसे में अगर आपने जो इग्निशन होता है वो भी ऑफ कर दिया है और गाड़ी अपने आप चल रही है, पेट्रोल सेव होगा ये सोच के हम चला रहे हो उसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलता है। आप क्लच दबा के चला रहे हो वो भी चलता है। 4th गियर हो, 5th गियर हो, 6th गियर हो, वो वहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच का काम क्या होता है, आपके गियर में से जो आपकी पावर शाफ्ट होता है उसे डिसएंगेज कर देता है। तो वो दोनों अलग हो जाने के बाद आपका इसका और इसका कनेक्शन, क्लच प्लेट का और जो पावर जनरेट करता है जिसे शाफ्ट कहते हैं, ये किसी और वीडियो में बता दूंगा, जो टेक्निकल चीज़ है काफ़ी, तो उन दोनों को डिसएंगेज कर देता है। उस वजह से उन दोनों का फ्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ पर वही चीज़ है। हाँ, यहाँ पे नुकसान तब होना है जब आप कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड कर रहे हो और ऐसे में आप क्लच हाफ दबा रहे हो या फिर फुल दबा करके एक्सीलरेटर घुमा रहे हो, तो ऐसे में गाड़ी को दिक्कतें आती है। गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है, बीच में जो क्लच प्लेट होती है वो बहुत जल्दी घिसने लग जाती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन इस केस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है मनोज रनवा और ये लिखते हैं, मैं विलेज वाले गांव में रहता हूं तो मैं पल्सर 125 लेना चाहता हूं, तो क्या ये बाइक ठीक रहेगी? क्या मैं किसान का बेटा हूँ? अगर आप विलेज में रहते हो, आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, या फिर यूँ समझ लो कि आप किसान हो, तो फिर आप अगर खेती में यूज़ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप TVS रेडॉन ले सकते हो, TVS की विक्टर आ रही है उसे ले सकते हो, सुपर स्प्लेंडर 125 आ रही है उसे ले सकते हो, पल्सर भी ले सकते हो। लेकिन कुछ टर्म्स रहेगी, कुछ कंडीशंस रहेगी, ऐसे में आपको उसे यूज़ करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात तो बजाज की गाड़ी है, आपको इंजन ऑयल का टाइम टू टाइम ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा हेवी वेट आप इस पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर कंटिन्यूसली आपके जो रास्ते हैं इतने अच्छे नहीं हैं, बारिश के दिनों में कीचड़ से भी गाड़ी चलती है, क्योंकि खेती वाले रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। तो पल्सर आप सेकंड ऑप्शन रखो। गाड़ी नो डाउट अच्छी ही है, ये भी मजबूत है, काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी इसमें भी मिल रही है। लेकिन जो ऑप्शंस मैंने बताए 100 सीसी 110 सीसी या फिर आप जा सकते हो 125 सीसी में, सुपर स्प्लेंडर मजबूत गाड़ी है, आप उसे भी खरीद सकते हो। बढ़ते हैं आगे और अगला जो सवाल है वो लिखते हैं नसरू मुजवार और इन्होंने लिखा है, कार्बोरेटर कितने टाइम में नया डालना चाहिए, यानी कि कार्बोरेटर कब चेंज करना चाहिए? लगभग 30,000 किलोमीटर के आसपास आपको ये कार्बोरेटर चेंज कर देना चाहिए। इन्होंने आगे भी लिखा है,
अगर गाड़ी में देखो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अगर दिक्कतें आ रही है, जैसे इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना के रखा है मैंने। नसरू जी, आप तो हमारे पुराने व्यूअर हो, आपको यह सवाल कहाँ से आया? क्योंकि अगर आप पुराने व्यूअर और रेगुलर व्यूअर हो तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है मैंने जिसका नाम है कि आपके बाइक का कौन सा पार्ट कब चेंज करना चाहिए, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ साइड में वीडियो के एंड में दे दूंगा, यहाँ आपको फ्लैश होगा, वहाँ से आप देख लेना, बाकी लोग भी देख लेना। काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको, आपकी गाड़ी की जो होती है मेंटेनेंस रखने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो कार्बोरेटर कब चेंज करना चाहिए? देखो ऐसा है कि गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, गाड़ी चलती गाड़ी अचानक से बंद पड़ रही है, या फिर सेकंड या फर्स्ट गियर में आप स्लो करके गाड़ी चला रहे हो, ऐसे में अचानक से बंद हो जाती है गाड़ी, या फिर चढ़ान पर बहुत ज़्यादा उसे ताकत लगानी पड़ती है, पूरा थ्रोटल आपको घुमाना पड़ता है, तब जाकर वो जा रही है, काला धुआं फेंक रही है कभी कभार। तो ऐसे जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो समझ लेना आपका कार्बोरेटर खराब है या फिर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। पहले तो उसे रिपेयर के लिए डालो, उसे क्लीन करो। अगर क्लीन नहीं हो पाता है तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है चेंजिंग का। कार्बोरेटर जल्दी खराब होता नहीं है तो ऐसे में मैं चेंज कर दो ये सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन जैसे मैंने प्रॉब्लम्स बताए अगर वो चीज़ें आ रही है तो ही आपको इसे चेंज करना चाहिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है रवि कृष्णन, और इन्होंने लिखा है आपने मुझे ये नहीं बताया कि एक्टिवा 6G और जुपिटर में दोनों में इंजन लाइफ किसकी ज़्यादा है। रवि जी, अभी मैं आपको क्या बताऊँ, इंजन लाइफ किसी भी गाड़ी की शॉर्ट नहीं होती है या फिर किसी भी गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं होती है। उसे शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा लंबी तो हम लोग बनाते हैं। ह्यूमन मेंटालिटी है, वो किस तरह से गाड़ी को यूज़ करता है, किस तरह से उसे मेंटेन रखता है, उसके ऊपर सारी कहानी डिपेंड करती है। कोई भी कंपनी जब गाड़ी बनाती है तो वो ये सोचकर नहीं बनाती है कि मेरी जो गाड़ी है उसकी इंजन लाइफ बाकी कंपनियों की इंजन लाइफ से कम रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो यही सोचकर गाड़ी बनाए कि मेरे कस्टमर्स यानी कि जो मार्केट में गाड़ी जो ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ मेरी ही गाड़ी परचेस करें, उस हिसाब से मैं अच्छी जो है इंजन लाइफ दूँ, उस हिसाब से मैं सब कुछ अच्छा ही दूँ। तो हर कोई यही सोच के देता है। फिर भी कुछ लोगों का फीडबैक है, क्योंकि ये चैनल हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस का चैनल है, यहाँ पर 100% रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लोगों से मिलकर के इन्फॉर्मेशन ली जाती है और वही यहाँ पर बटोर के आप लोगों में बांटी जाती है। तो एक्टिवा का कहीं ना कहीं इंजन लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप ही के ऊपर ये डिपेंड करता है आप किस गाड़ी को किस तरह से मेंटेन रखते हो। इंजन ऑयल प्रॉपरली चेंज करते हो या नहीं, सर्विसिंग प्रॉपरली करते हो नहीं, उसकी जो केबल्स होती है, वायर्स होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज करते हो या फिर नहीं। फ्यूल इंजेक्शन आ रहा है आजकल, पहले कार्बोरेटर आया करता था, वहाँ पर कुछ ध्यान रखते हो नहीं, इंजन फ्लशिंग करवाते हो या फिर नहीं। तरह तरह की जो चीज़ें होती है उसके ऊपर इंजन लाइफ डिपेंड करता है। एयर फिल्टर का भी काफ़ी मेजर रोल रहता है इंजन लाइफ के ऊपर। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अच्छे से मेंटेन रखोगे तो भाई कोई भी गाड़ी ले लो, यामाहा की ले लो या फिर होंडा की ले लो या फिर बजाज की ले लो या फिर टीवीएस की ले लो या फिर जो भी कोई है, होंडा वगैरह सब कुछ, किसी भी गाड़ी की लाइफ कम नहीं होती है, उसे कम हम लोग बनाते हैं। क्योंकि एक ही कंपनी की दो गाड़ियाँ है, सपोज होंडा शाइन है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, या फिर आप यूँ समझ लो स्प्लेंडर है। मेरे पास स्प्लेंडर प्लस है, मेरे बाजू वाले के पास भी स्प्लेंडर प्लस है, दोनों ने एक ही दिन परचेस किया। सपोज कोई अच्छा मुहूर्त है, दशहरा है या फिर ईद है या फिर दिवाली है, कोई भी दिन समझ लो आप, तो दोनों ने एक साथ परचेस किया। बट उस बंदे का यूज़ करने का तरीका अलग है, मेरा गाड़ी को यूज़ करने का तरीका अलग है। उसको माइलेज कम मिल रहा है, मेरे को ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा क्यों? गाड़ी तो एक ही यूनिट की बनाई हुई है, एक ही कंपनी में बने हुए हैं सब, तो फिर फ़र्क क्यों? बस यहीं पर फ़र्क दिखता है। जैसे कि आपने इंजन लाइफ पूछा है तो वही है, किस तरह से मेंटेन रखते हो। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसी को आप याद रखना। और कोई भी गाड़ी जब परचेस करते हो तो उसके स्पेसिफिकेशंस आपके कितने यूज़फुल है उस हिसाब से कोई भी गाड़ी परचेस करना। बहुत सारे लोग बहुत छाना बनते हैं, बहुत ही मैं खुद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ ऐसा बताने का ट्राई करते हैं, और आपको किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी के निगेटिव पॉइंट्स बता करके उसे मत खरीदो ऐसा भी बोलते हैं, या फिर किसी एक गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बोल के उसे ही खरीदो ऐसा बताते हैं। तो ये गलत है। सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से बेहतरीन ही देने का ट्राई करती है। ज़रूरत है तो आपको आपके जो पर्पज़ होते हैं उस हिसाब से गाड़ी खरीदने की, बाकी सब कुछ बेहतरीन ही होता है। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अगर आप लोगों ने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो भाई वेट किस बात का कर रहे हो यार। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पर भी आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बाकी लाइक भी नहीं करते और ऐसे ही निकल जाते हैं।
आपकी मर्जी है। फिर भी मैं कहूँगा भाई के ऊपर प्यार अगर कर रहे हो, ऐसे ही आप वीडियो देख करके आपका जो है सपोर्ट दे रहे हो, तो मैं कहूँगा सब्सक्राइब करके थोड़ा और आपका सपोर्ट बढ़ा दो। मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।